सत्व संधि पढ़ रहे थे हमने इसके छोटे से सूत्र के 5 नियम यहाँ बनाए हैं। उन 5 नियमों को भी अभी हमने देखा है और 5 नियमों में हमने सत्व आदेश किया है यानी सकार बनाया है और तीनों सकारों का हमने यहाँ प्रयोग किया है। तालव्य, मूर्धन और दंती सकार का अलग अलग कंडीशन में। अब इन सभी सूत्रों को पढ़ने के बाद हम इनके उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमने पहला नियम देखा था कि हमारे पास प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के बाद में च, छ और श होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग के स्थान पर श करेंगे। विसर्ग के स्थान पर श यानी तालव्य सकार करेंगे आगे जब हमारे पास च, छ और श होगा तो। इसका पहला उदाहरण है निहि प्लस चित्त है। यहाँ हमने देखा कि प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग है और प्लस के बाद में हमारे पास च वर्ण है। चित्त है, चित्त में च वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ हमारे पास जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर हम षत्व आदेश करेंगे यानी तालव्य सकार करेंगे तो हमारा पद बन जाएगा निश्चित है। इसके बाद इसी प्रकार से नी प्लस छल, यहाँ भी हमने देखा कि विसर्ग से पहले प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद हमारे पास छ है जो हमारे नियम में है, छ है। तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग के स्थान पर श करेंगे और हमारा पद बन जाएगा निश्चल है। इसी तरह से श का देखते हैं। प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद हमारे पास श है तो विसर्ग के स्थान पर हम यहाँ तालव्य सकार करेंगे और हमारा पद बन जाएगा निश्वास है। इसके बाद अगला हमारा उदाहरण है हरि प्लस सेते। प्लस से पहले विसर्ग है आगे श है तो विसर्ग के स्थान पर हम यहाँ पर भी तालव्य सकार करेंगे और हमारा पद बन जाएगा हरिष्यते। आगे निहि प्लस चल, यहाँ हमारे पास विसर्ग से पहले प्लस से पहले विसर्ग है और आगे हमारे पास च वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर हम वही तालव्य सकार करेंगे और हमारा पद बन जाएगा निश्चल। ये हमारा पहला नियम हुआ। एक बार फिर देख लें कि पहले नियम में हमने देखा था कि प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग हो और विसर्ग के बाद हमारे पास च, छ और श वर्ण होना चाहिए। तो विसर्ग के स्थान पर हम श करेंगे यानी तालव्य सकार कर देंगे। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। हमने सेकंड नियम देखा था हमारा कि हमारे पास प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के बाद में ट, ठ और श होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम जो हमारा विसर्ग होगा उस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार करेंगे। विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, हमें मूर्धन्य सकार करना है। कब? जब प्लस के बाद में ट, ठ और स होगा और प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें हमारा पहला उदाहरण है धनु प्लस टंकार है। तो यहाँ हम देखते हैं कि विसर्ग है हमारे पास प्लस से पहले, आगे हमारे पास ट वर्ण है जो हमारे नियम में था, ट, ठ और स होना चाहिए था। तो हमारे पास ट है तो हम विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर मूर्धन्य सकार कर देंगे और हमारा पद बन जाएगा धनुष टंकार है। इसी प्रकार से राम है प्लस षष्ठ, यहाँ हमारे पास प्लस से पहले विसर्ग है और आगे हमारे पास मूर्धन्य सकार है। तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ हम
मूर्धन्य शकार करेंगे और हमारा पद बन जाएगा रामस षष्ठ है। इसी प्रकार से हरि प्लस टिकते, प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग है और आगे हमारे पास टे वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर हम यहाँ परिवर्तन करेंगे और विसर्ग के स्थान पर हमें परिवर्तन करना है मूर्धन्य शकार में, और यहाँ मूर्धन्य शकार हो जाएगा और हमारा पद बन जाएगा हरीश टीकते। तो इस प्रकार से हमारे ये पद बने। एक बार फिर नियमों को देख लें। हमने पहला नियम देखा था कि हमारे पास प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए, प्लस के बाद में छ और श होना चाहिए। तो जो हमारे पास विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर हम श करेंगे, यानी यहाँ पर सत्वादेश होगा और तालव्य शकार हमें यहाँ पर करना है। दूसरा नियम हमारा प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए और उसके बाद में टेठ है और श होना चाहिए, तो हम विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार करेंगे। और हमने यहाँ इसके उदाहरण देखे, जैसे धनुष्टंकार, रामस्तष्ट और हरीश टीकते। इस प्रकार से हमारे ये यहाँ पर उदाहरण हुए इन नियमों के अनुसार। तो इन नियमों को, छोटे छोटे नियम हैं, इन नियमों को हमें अच्छे से याद रखना है और इन उदाहरणों को हमको अच्छे से समझ के इनको बनाना है। नियम इसके थोड़े ज़्यादा हैं, 5 नियम हैं। परिभाषा बहुत ही छोटी थी, लेकिन नियम इसके 5 नियम बने हैं। उन 5 नियमों को हम उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग करके हम देखेंगे। आज हम यहाँ अभी इन दोनों नियमों को ही देखेंगे। इन दोनों नियमों के उदाहरणों को हमने देखा और हमने जो अभी नियम पढ़ा था, इस नियम को हमें एक बार फिर देख लें, अच्छे से याद कर लें कि हमें यहाँ याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी यदि हम इसको थोड़ा अच्छे से समझ के करें। तो यहाँ हम वर्गों को पहले पढ़ चुके हैं। तो 5 वर्ग होते हैं, कै चे टे ते पे। तो यहाँ भी वो उन्हीं वर्गों के प्रत्येक वर्ग के 2-2 वर्ण लिए हैं। जैसे यहाँ पर च वर्ग के 2 वर्ण ले लिए, च और छ, और उसके साथ में हमने तालव्य शकार ले लिया। फिर च वर्ग के बाद में आता है हमारा टे वर्ग, तो टे वर्ग में से टे और ठे ले लिया और उसी के साथ हमने ले लिया मूर्धन्य शकार। इसके बाद में हमारा ते वर्ग आता है, तो ते वर्ग के हमने 2 वर्ण ले लिए, ते और थे, और उसके साथ में ले लिया दंती शकार। और इसके बाद में हमारा पे वर्ग आता है और पे वर्ग के अलावा हमारा एक वर्ग और बच गया था, के वर्ग, जो प्रारंभ में ही आता है। तो के वर्ग के हमने 2 वर्ण ले लिए, के, खे और पे और फे। तो इनके स्थान पर हमको जब इनसे पहले विसर्ग होगा तो वहाँ हमने दंती सकार किया। लेकिन यहाँ हमने देखा कि विसर्ग से पहले यहाँ हमारे पास ए और आ ही होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और स्वर में केवल ए और आ ही होना चाहिए। तो हमको वहाँ पर दंती सकार करना है। चारों वर्ण होने चाहिए, चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, कै खे पे फे में से, और विसर्ग से पहले ए और आ ही स्वर होना चाहिए और कोई स्वर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें दंती सकार करना है, यानी ए और आ के साथ हमें दंती सकार का कार्य करना है। ए आ जब होगा तो वहाँ हमको परिवर्तन में दंती सकार करना है। लेकिन इसी का जो दूसरा नियम है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास के, खे और पे फे 4 वर्ण हैं, वहाँ भी वही हमारे पास विसर्ग होना चाहिए और उससे पहले भी हमारे पास स्वर होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम ए और आ को नहीं लेंगे, क्योंकि ए और आ हमने ऊपर ले लिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ ए और आ को छोड़ना है और ए आ को छोड़ करके जो भी स्वर हैं उन स्वरों का यहाँ पर ग्रहण होगा। तो उन स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो सकता है ए और आ में से विसर्ग से पहले। तो ऐसी स्थिति में हमें मूर्धन्य शकार करना है, यानी कोई भी स्वर हो ए आ को छोड़ करके, तो हमें कौन सा शकार करना है, मूर्धन्य शकार।
और ए और आ होगा तो हमें कौन सा करना है, दंती सकार। और जो प्लस के बाद की स्थिति है दोनों में समान है, दोनों में बराबर स्थिति है, कैख है और पैफे की। तो इस तरह से हमको ये नियम याद रखने हैं।